हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कहाँ कहाँ से आप फाइनेंस लेके आ सकते हैं, तो उन सब सोर्सेज के बारे में हम इस वाले चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वास्तव में बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। First of all, introduction. That is, it is an important for any business who wants to start a business to know about the different source from where money can be raised. कि यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं। अब आती है डेफिनेशन मीनिंग पे बात। फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज बिजनेस रिक्वायर्स मनी। तो डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए बिजनेस में आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मनी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। परचेजिंग के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है, हमें सेल्स के लिए, हमें ट्रांसपोर्टिंग के लिए मनी की ज़रूरत होती है। सो फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज बिजनेस रिक्वायर्स व्हाट? बिजनेस रिक्वायर्स मनी. Finance therefore is called the lifeblood of any business. Why this is called the lifeblood of any business? Because business do not run without the फाइनेंस. अगर फाइनेंस नहीं है बिजनेस में तो बिजनेस रन नहीं कर सकता, आगे नहीं चल सकता. इसलिए जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की ज़रूरत होती है उसी तरीके से बिजनेस को भी रन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है. फाइनेंस मतलब पैसा, कोष, धन. ओके, so the requirements of funds by business to carry out its various activities called business finance. Here is the actual meaning of business finance. ये आप ध्यान रख लेना कि the requirements of the funds by business, कि आपके बिजनेस के लिए फंड की रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए? टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटी. जो इनकी डे टू डे एक्टिविटी होती है या फिर इनके बड़े एक्टिविटीज होती है, उन सब एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, चलाने के लिए, रन करने के लिए जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस. समझ में आ गया होगा कि बिजनेस फाइनेंस बेसिकली होता है क्या है कि जब आपको बिजनेस रन करना होता है, चलाना होता है, एक्टिविटीज में पैसा लगाना होता है, उस समय जब आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो उसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. नेक्स्ट बात आती है द नीड फॉर फंड्स अराइजेस फ्रॉम द स्टेज व्हेन एन एंटरप्रेन्योर मेक्स अ डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस. कि जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तभी से ही हमारे को फंड्स की ज़रूरत होने लग जाती है. क्यों होने लग जाती है? सबसे पहले हमें लैंड की परचेजिंग करनी है. सबसे पहले ज़मीन खरीदोगे, उसके बाद में उसमें कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा. ठीक है, फिर उसके बाद में अपना स्टार्ट होगा वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का काम. वहाँ प्लांट एंड मशीनरी लगाई जाएगी, है ना. फिक्स्ड असेट्स लगाई जाएगी. फिक्स्ड असेट्स इन द सेंस कि ऐसी असेट्स जो फिक्स रहती है, जिनको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जैसे फर्नीचर फिक्सचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो फिक्स असेट्स की आपको ज़रूरत होगी. उसके बाद में अगर आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो उनकी सैलरी आपको उनको पे करनी पड़ेगी, सैलरी आपको देनी है. अगर आपने रेंट पे चलाया हुआ है, अगर आपने बिजनेस, तो आपको रेंट एंड रेट्स पे करना पड़ेगा. आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का बिल, ये सब पेमेंट के बारे में आपको पहले से ही सोच के चलना है, तभी आप ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट के बारे में जान पाएंगे. तो यही बात है कि द नीड फॉर फंड्स अराइज फ्रॉम द स्टेज व्हेन द एंटरप्रेन्योर मेक्स अ डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस. जैसे ही कोई एंटरप्रेन्योर, जैसे ही कोई व्यवसायी किसी व्यवसाय को स्टार्ट करने के बारे में सोच लेता है, उसी समय से ही फंड की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सम फंड्स आर नीडेड इमीडिएटली. कुछ फंड्स तो कैसे होते हैं जो हमें इमीडिएटली चाहिए होते हैं, अचानक चाहिए होते हैं. जैसे कि से फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. अगर आपको मशीनरी खरीदनी है, प्लांट्स खरीदने हैं, उसके लिए आपको फटाफट पैसा चाहिए. फर्नीचर की खरीदना है, फटाफट पैसा चाहिए. अदर फिक्स असेट्स, मैंने बताया ना, ऐसी कोई भी फिक्स असेट जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट करने में, उसे हम फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं. ठीक है, तो फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए हमें इमीडिएट फंड की जरूरत होती है. Similarly, some funds are required for day-to-day operations, say to purchase raw material, pay salaries to employees, etc. तो day to operation में क्या आएगा? अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है या पैसा नहीं है तो भैया कौन देगा आपको रॉ मटेरियल? इसलिए आपको अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको कच्चा माल खरीदना है तो फंड की जरूरत है. सैलरीज पे करनी है एम्प्लॉइज को तो भी फंड की जरूरत है. ऑल्सो वेन द बिजनेस एक्सपेंड इट नीड्स फंड. जैसे ही आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस का आप विस्तार करना चाहते हो, तब भी आपको फंड की जरूरत होती है. तो देखो, दो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज. दो तरीके के फाइनेंशियल नीड्स हो सकती है अपनी. एक तो होती है वर्किंग कैपिटल वाली और दूसरी होती है अपनी फिक्स कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल. तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में.
इन ऑर्डर टू स्टार्ट बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स असेट्स। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? फिक्स्ड असेट्स की जरूरत होती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। दिस इज नॉन एज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किसे कहेंगे? जब हमें फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए फंड की जरूरत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। The funds required in fixed assets remain invested in the business for a long period of time। कि अगर आपने यहाँ पे पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा लंबे समय तक के लिए बिजनेस में लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? क्योंकि जो फिक्स असेट्स होती है हमेशा फिक्स होती है, स्थायी होती है, जल्दी से कैश में कन्वर्टेबल नहीं होती है। नेक्स्ट बात आती है अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो देखो, द वर्किंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट एंड विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। की फिक्स असेट खरीदने के साथ ही आपकी रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हो जाती, और भी आपके आगे बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्जर बिजनेस इट नीड्स फॉर फंड्स फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन आपको डे टू डे ऑपरेशन के लिए फंड की जरूरत होगी ही होगी, और उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। सो ये हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज यूज्ड फॉर होल्डिंग करंट असेट्स सच एज स्टॉक ऑफ मटेरियल, bills receivable and for meeting current expenses like salary, wages, taxes and rent। किस चीज़ की जरूरत, किस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कब अराइज होती है? जब हमें रॉ मटेरियल खरीदना होता है। बीआर के लिए हमें बिल्स रिसीवेबल, बीआर बोलते हैं इसे, बीआर के लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। करंट एक्सपेंसेस को जब हमको मीट आउट करना होता है तो भी करंट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी, डे टू डे सैलरी आप दे रहे हैं, मंथली सैलरी दे रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आएगा। वेजेस, किसी को भाड़ा पे किया, टैक्स पे किया, आपने रेंट पे किया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में माना जाएगा। तो समझ में आ रहा है? वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में जब पैसा चाहिए होता है तो उस नीड को हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट फॉर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल इंक्रीज विद द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। इसको भी अपन काफी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स में। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। तो अपन कितने तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं इसको? हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। पीरियड में आता है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। इसको भी, पीरियड को भी हमने 3 तरीके से क्लासीफाई कर दिया, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट। और ओनरशिप को 2 तरीके से क्लासीफाई कर दिया, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड मतलब ओनर का खुद का पैसा, बोरोड फंड मतलब कि उधार लिया हुआ। और हमने जनरेशन को भी 2 तरीके से डिवाइड कर दिया, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले में हम बात करते हैं ऐसी कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट जो 5 साल से ज़्यादा के लिए मानी जाएगी, वो लॉन्ग टर्म में आएगी। ऐसा फंड की रिक्वायरमेंट जो 5 साल से कम लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए मानी जाएगी, वो किस में आएगी? मीडियम टर्म में। और जब हम 1 साल से भी कम की बात कर रहे होते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आएगी। ठीक है। अब देखिए लॉन्ग टर्म में कौन कौन सा आता है, जैसे इक्विटी शेयर आ गया। इक्विटी शेयर में आपको बहुत पैसा लगाना होता है, 5 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में आएगा। फिर आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब जब आपने पूरा पैसा एक्सपेंसेस में घटाने के बाद में आपका बचा हुआ पैसा वो रिटेन अर्निंग में माना जाएगा। मान लीजिए कि आपको इस साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 5 लाख रुपए के प्रॉफिट में से आपने मान लीजिए 3 लाख रुपए का आपने खर्चा घटा दिया। आपके पास एग्जैक्ट अर्निंग क्या बचती है? आपके पास एग्जैक्ट अर्निंग बचती है 2 लाख रुपए। तो इस 2 लाख रुपए को ही आप क्या मानेंगे? रिटेन अर्निंग मानेंगे, RE मानेंगे। ठीक है। तो रिटेन अर्निंग अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म में मानी जाएगी। फिर बात आती है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे जो इक्विटी शेयर नहीं होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर माने जाते हैं। इनको 2 स्पेसिफिक राइट दिए हुए होते हैं जो कि हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आता है डिबेंचर। अगर आप डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी वो लॉन्ग टर्म फंड में ही माना जाएगा। फिर आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो लोन देता है, तो भी वो लॉन्ग टर्म में आएगा। लोन फ्रॉम बैंक्स, अगर बैंक से भी अगर आप लोन लेते हैं तो भी वो लॉन्ग टर्म में काउंट होगा। मतलब 5 ईयर प्लस जो आप काम करेंगे यहाँ फंड की रिक्वायरमेंट वो किस में आएगी? लॉन्ग टर्म में मानी जाएगी। अब बात करते हैं मीडियम टर्म में। तो मीडियम टर्म में सबसे पहले आता है लोन फ्रॉम बैंक्स। आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं।
पब्लिक डिपॉजिट, डायरेक्ट पब्लिक से भी आप सीधा पैसा मांग सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से सीधा पैसा मांगना और फिर उनको हायर इंटरेस्ट देना, ज़्यादा ब्याज देना। तो पब्लिक क्या हो जाती है कि पैसा इन्वेस्ट करने में हिचकिचाती नहीं है, हेजिटेट नहीं फील करती है। फिर आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वही आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया है। और लीज फाइनेंसिंग की अगर आपने कोई संपत्ति लीज पे रख दी है, गिरवी रख दिया और उस संपत्ति के बदले में कोई उसके बराबर की प्राइस आपने ले ली है तो वो लीज फाइनेंसिंग में आएगी। गिरवी रख करके जब हम फाइनेंसिंग करवाते हैं तो उसे लीज फाइनेंसिंग आते हैं, लीज फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है शॉर्ट टर्म वाले की। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले ट्रेड क्रेडिट, आपने उधार माल खरीदा है वो भी। फिर आता है फैक्टरिंग, फिर आता है बैंक्स और कमर्शियल पेपर्स। ये सब है जो ब्रीफली आगे वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। सो यू डोंट वरी कि ये सब क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आगे वाले वीडियोस में। यू जस्ट हैव टू नीड कि आप ये सब समझ लें एक बार थ्रोली, ताकि आगे वाले वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पीरियड के बेसिस पे हमने इसको 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में 5+ वाले आएंगे, मीडियम टर्म में आएंगे 1+ लेकिन 5 से कम, 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 से कम। और शॉर्ट टर्म की जब हम बात करते हैं तो ये 1 साल से भी कम वाले आते हैं। अब बात आती है ओनरशिप के, स्वामित्व के आधार पर कितने तरीके से फाइनेंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आता है ओनर्स का खुद का पैसा, दूसरा आता है आपने किसी से उधार लिया है वो वाला पैसा। तो ओनर का खुद का पैसा कौन सा होता है, एक तो इक्विटी शेयर होता है और दूसरा होता है रिटेन अर्निंग। ये 2 ही चीजें होती है जो ओनर की खुद की होती है, ठीक है। फिर बात आती है बोरोड फंड। बोरो में मतलब आपने बाहर से कहीं उनसे उधार लिया है, तो जैसे कि डिबेंचर, डिबेंचर से भी आप ले सकते हैं, डिबेंचर इशू करके आप उधार ले सकते हैं। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, डायरेक्ट पब्लिक से भी आप मांग सकते हैं। लीज फाइनेंसिंग, संपत्ति को गिरवी रखा के, लीज पे रखवा के तो भी आप फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। और कमर्शियल पेपर के थ्रू भी आप पैसा उधार ले सकते हैं। फिर बात आती है जनरेशन पे। जनरेशन भी 2 तरीके की होती है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर का पैसा और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर से पैसा ला रहे हैं। इंटरनल तो कंपनी के अंदर 2 तरीके से होता है, वही इक्विटी शेयर, कंपनी का खुद का पैसा इसलिए कंपनी के अंदर का है। दूसरे रिटेन अर्निंग, ये भी कंपनी के ओनर का खुद का पैसा, इसलिए इसको भी इंटरनल सोर्स में ही काउंट करेंगे। बाकी बचे हुए सारे अपने एक्सटर्नल सोर्स में आ जाएंगे, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला आ गया, लोन फ्रॉम बैंक आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स आ गया, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स आ गया, डिवेंचर्स आ गया, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग। बचे हुए सारे कहाँ माने जाएंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज में। तो ये तो था आपने कितनी तरीके से इसको क्लासीफाई किया है वो सब के बारे में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, वो भी अपन 3 तरीके से करते हैं, पीरियड के बेसिस पे, और हम करते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, और हम करते हैं जनरेशन के बेसिस पे। पीरियड के बेसिस पे भी हम लोग 3 तरीके से कर देते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। ऑनरशिप पे भी 2 कर देते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड, ओनर का खुद का पैसा या फिर उसने उधार लिया है। और जनरेशन पे भी 2 हो जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। Thanks for watching this video. I hope you like this. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.